देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। युद्ध रोकेगा भारत का बुद्ध। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और वॉर जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ रूस के भारी भरकम मिसाइल हथियारों का जखीरा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को उन हथियारों का जखीरा है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से उस तक पहुंच रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों का गठबंधन और मजबूत होता जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध और परमाणु हमले की खतरों से लगातार दो चार हो रही है, तो दूसरी तरफ विश्व शांति के प्रतीक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें भी जाग रही है। जी हां, बिल्कुल, आज हम इसी पर करने वाले हैं बड़ी बातें, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल के आ रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा है, ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगी है कि बहुत जल्द इस युद्ध को रोकने के नतीजे सामने आने वाले हैं और ये नतीजा, ये परिणाम सामने लाने की जिम्मेदारी मिल रही है विश्व को, विश्व शांति का फॉर्मूला देने वाले भारत को और भारत के नए प्रणेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसीलिए दुनिया अब कहने लगी है युद्ध रोकेगा भारत का बुद्ध, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, उस सब के बीच में यूरोप के 3 बड़े देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही महीने दौरा करने वाले हैं। ये वो देश है जो युद्ध स्थली से कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में इस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन क्षेत्रों में मौजूद रहना क्या सीधे सीधे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई जंग को खत्म करने का एक बड़ा रास्ता निकालेगा? आज इस पर हम करेंगे खुलकर बात, लेकिन इन सब के बीच बात इस पर भी होगी कि एक तरफ भारत लगातार विश्व शांति के फॉर्मूले के साथ दुनिया के देशों में सर्वोच्चता प्राप्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं जो यूक्रेन को सहारा बनाकर, यूक्रेन को कठपुतली बनाकर दुनिया को विश्व शांति नहीं बल्कि विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रूस भी है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि आप लाख गठबंधन बना लें, आप लाख हथियारों का जखीरा भेजें, लेकिन हम हर तरीके से तैयार हैं इसलिए क्योंकि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, ना कि विस्तारवाद के साथ। किस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी की बात जो भारत करता है, इसका बड़ा संदेश भी दुनिया के मुल्कों को कैसे भारत देगा, आज इस पर भी हम करेंगे खुलकर चर्चा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप वॉर जोन में हैं और इसलिए बीते 24 घंटे में हुआ क्या है, वॉर जोन से अब सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं टॉप अपडेट्स की ओर कि वॉर जो छिड़ी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, इसमें हुआ क्या 24 घंटे में। देखिए, 64वां दिन, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, रूस यूक्रेन युद्ध थम नहीं रहा है, आज 64वां दिन है और इन सब के बीच, भीषण युद्ध के बीच, यूएन प्रमुख पहुंचे हुए हैं यूक्रेन। अब वॉर टूरिज्म इसे नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि पहले अमेरिका के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, ब्रिटेन की तरफ से भी पहुंचते हैं बड़े अध्यक्ष, लेकिन तमाम लोगों के बीच में अब यूएन अध्यक्ष का वहां पहुंचना ये वॉर टूरिज्म की तरफ इशारा करता है। लेकिन इन सब के बीच में जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन संकट पर एक बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है क्योंकि 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं और इन 40 देशों के प्रतिनिधियों ने ये ठान लिया है कि यूक्रेन को अब और अधिक घातक हथियार मुहैया कराया जाएगा। यानी कोई चाहता नहीं है कि किसी भी तरीके से युद्ध रुके और इसीलिए एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ 40 देश हैं, यानी 40 दुश्मन एक साथ पुतिन के लिए खड़े हो चुके हैं। अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार भेजने की सहमति दर्ज की है और लगातार भारी हथियार भेजे भी जा रहे हैं। यहां तक कि जर्मनी जो पहले मना कर रहा था, अब उसने भी
एंटी गन क्राफ्ट और एंटी गन्स भेजने के लिए, एंटी टैंक्स भेजने के लिए हामी भरनी है। यूक्रेन को ब्रिटेन भी देगा अत्याधुनिक हथियार। पीएम बोरिस जॉनसन ने ये स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया है कि वो भी अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएंगे और इसीलिए देखिए पुतिन बमके हुए हैं। ब्रिटेन पर हमला करने की भी उन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं जिस युद्ध में उतरा हूं मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव पर जो भी प्रहार करेगा वो दूसरे प्रतिवार को झेलने के लिए तैयार रहे। इन सब के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यूक्रेन पर साइबर हमले का बड़ा खुलासा किया है। यानी कहा जा रहा है कि एक साइबर अटैक यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के खार्किव में रूस लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लगातार जो ये इलाका है वो रूस की जद में आता ही जा रहा है। इन सब के बीच ब्लैक सी से रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ब्लैक सी जो रूस के लिए सबसे बेसिक स्ट्रैटेजिकल बेस बन चुका है, वहां से निरंतर यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन की कैलिबर मिसाइल्स को रूस ने अपना निशाना बनाया है। यानी रूस अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस के फाइटर जेट्स Su-35 यूक्रेन में लगातार कहर मचा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेनी सेना भी दावा कर रही है कि रूस के 2 T-72 टैंक पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। इसके पहले भी देखिए रूस में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया था। यूक्रेन ने कहा हमने अटैक किया, रूस ने कहा यह वॉर प्रोपेगेंडा है। लेकिन इन सब के बीच अब एक बार फिर से यूक्रेनी सेना ये दावा कर रही है कि रूस के 2 T-72 टैंक्स पर उसने कब्जा कर लिया है। यानी दोनों की तरफ से ही वार प्रतिवार जारी है। लेकिन दोनों की तरफ का ये वार प्रतिवार कहीं तो जाकर रुकना चाहिए। रोकेगा कौन? यही है बारीक लाइन। और इस बारीक लाइन पर अगर कोई चल रहा है तो वो है भारत, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। वॉर जोन से निकलकर आज की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ अब रुक करेंगे। सीधे रुक करते हैं आज की वॉर ब्रेकिंग का। तो यूक्रेन संकट के बीच यूरोप के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। युद्ध खत्म करने को लेकर 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये बड़ी मुलाकात होने वाली है 2 से 4 मई के बीच। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रांस, डेनमार्क तो वो जाने वाले हैं, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी। लेकिन फ्रांस जाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली फ्रांस यात्रा है जो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वही फ्रांस है जो लगातार यूक्रेन को मदद के लिए हामी भरता रहा है। हालांकि विश्व शांति के लिए मध्यस्थता भी करने की कोशिश की फ्रांस ने, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट के लिए हथियार भी भेजने की हामी भरी। कुछ ऐसा ही हाल जर्मनी का भी है। तो ऐसे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। और इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि हम लगातार आपसे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान जो परिस्थितियां बनी है उसमें यूरोप का दौरा करने वाले हैं 2 से 3 मई। जब वो यूरोप में रहेंगे तो देखिए किस तरीके से वो यूक्रेन की राजधानी कीव से कितने किलोमीटर दूर होंगे। महज कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर ही प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी। ये मौजूदगी कैसे रहेगी? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे, खास तौर से सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब वो होंगे तो देखिए वो यूक्रेन की राजधानी कीव से कितने किलोमीटर दूर होंगे? महज कीव से 2372 किलोमीटर की दूरी पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ जब डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होंगे तो कीव से महज 1785 किलोमीटर की ही दूरी रह जाएगी। आप देखिए दूरियों का आकलन जरा करिएगा। जर्मनी की राजधानी की अगर बात की जाए बर्लिन में जब वो होंगे तो कीव से महज 1351 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी अगर देखें तो जर्मनी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी तो ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं
351 किलोमीटर का ये सबसे कम है। यानी युद्ध क्षेत्र से महज कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति। ऐसे में क्या रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनमें विश्व शांति का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही निकालेंगे। युद्ध रोकेगा भारत का बुद्ध। आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज के गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से जरा स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे साथ। आप वैसे तो 6 बजे अक्सर आप इन दोनों चेहरों को देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं फॉर्मर डिप्लोमेट एस बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत और जय हिंद सर। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है के सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, 64th डे है, कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। जो परिस्थिति आज हमने 1 महीने पहले देखी थी, उससे बुरे हालात कहने चाहिए कि अब यूक्रेन में बन चुके हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में युद्ध क्षेत्र से महज कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और वो भी उन देशों में, उन यूरोपीय देशों में जो सीधे सीधे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, रूस को उकसा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई युद्ध रोकेगा भारत का ये बुद्ध? के सर? देखिए लावणी जी, जय हिंद। आपने जो अहम सवाल किए हैं और उस शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध रोकने की बात कर रही हैं, तो मैं मानता हूं ये डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन में कोई भी डिबेट होनी चाहिए तो वो तरीका अपनाना है जिससे ये युद्ध थमे, ये त्रासदी थमे। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब आता है जो आपके एक्चुअली सवाल है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो आपने बुद्ध का दिया है दर्जा कि बुद्ध की तरह शांति के लिए वो जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, पूरी विश्व के अंदर में भारत के ऊपर नजरें हैं। ये नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर, इसके मेन प्लेयर क्या है? रशियन, अमेरिका, मेरा जो जैसा मानता हूं मैं, दूसरे उसके साथ में जुड़े हुए लोग। देखिए, दोनों हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, दोनों से हमारी बातचीत हो रही है और दोनों हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। इस लड़ाई के दौरान डिपेंडेंट हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके अहम जो लोग किरदार हैं, वो आते रहे हैं और बातचीत करते रहे हैं। हम भी वहाँ जाते रहे। अभी है हमारे प्रधानमंत्री का जो योगदान, आपको अभी रायसीना डायलॉग खत्म हुआ दिल्ली के अंदर में, ऐसे ही 40-50 देश के लोग और मंथन हुआ। 90 देश थे सर, 90 देश थे, 90 कंट्रीज। हाँ, 19 कंट्रीज तो पार्टिसिपेशन थे। जो अहम, जो मैं मानता हूँ, उसमें 40-50 थे। और इसी तरह जर्मनी में आपने दिखाया 40 जो एक्चुअली कंसर्न है इस बैटल में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो उन लोगों ने अपना मंथन किया वहां पर। और जो बात अभी आप देखिए, इसको देखिए कहाँ जा रहे हैं, वो जर्मनी जा रहे हैं और फ्रांस जा रहे हैं। इनको नॉर्मंडी फॉर्मेट करते हैं। डेनमार्क का भी अपना गोल है। नॉर्मंडी फॉर्मेट जो ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें योगदान है, उनका रोल है, क्योंकि उसमें अमेरिका और ये जो यूके है या जो कनाडा है, वो तो पीछे से आग में घी डालने की चेष्टा करते हैं। जो नॉर्मंडी फॉर्मेट, जो मिन्स्क अकॉर्ड के बाद जो आया था नॉर्मंडी फॉर्मेट, उसके अंदर में अभी ऐसा लगता है कि इनके अंदर में जो दो चीज आ गई थी, मतभेद हो गया था। मगर मैक्रो का फिर से अब वापस आना, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है और वहां पर वो जा रहे हैं फ्रांस में। जो फ्रांस में एमानुएल मैक्रो का फिर से वापस आना, कि वो एक सेंसिबल लीडर है मेरे सोच समझ से, एक सेंसिबल, वो लगातार पुतिन से भी बात करते रहे, वो गए हैं वहां पर। तो आज इंपॉर्टेंट है, जो रशिया का मेजर कंसर्न, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। आप उसको उस दरकिनार नहीं कर सकते। और एक छोटी सी मांग है कि आप नाटो का विस्तार ना करें। ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सा चीज है? ये ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी डायलॉग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अपने आयाम हैं। इन आयाम को जो समझते हैं सामरिक दृष्टि से, वो जानते हैं कि क्या चीज चल रही है। जब मल्टीपोलैरिटी में हम जा रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजिक टाइमिंग में जो रशिया ने किया है पुतिन साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए। अदरवाइज जब बाइपोलैरिटी में आप जाएंगे तो विश्व युद्ध का खतरा, परमाणु का खतरा आएगा। मल्टीपोलैरिटी में, जिसमें इंडिया, और जब आप कह रहे हैं हमारे बुद्ध जा रहे हैं, तो कभी आप इस तरह के खतरे की बात नहीं करेंगे। धीरे धीरे शांति व्यवस्था तभी बनेगी
जो हमको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, द रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, वो उसी से में आ जाता है। मल्टीपोलैरिटी के अंदर में सब योगदान दे, ना कि हम दो खेमों में बट करके युद्ध करें। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। आप ही के पॉइंट को लेते हुए मैं एएस महल साहब के पास जाती हूँ। मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखनी होगी। देखिए एएस महल साहब, क्योंकि ऐसी जब परिस्थितियां बनती है, डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल होता है और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लोग अभी तक यूक्रेन की धरती पर गए या रूस गए, मॉस्को गए, हमने ये देखा वो तो एक तरह से वॉर टूरिज्म कर रहे थे, क्योंकि जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उसके हफ्ते भर के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन कब दिन आता है, 60 दिन बीत गए, जी चलते हैं, देख के आते हैं कितनी तबाही हुई है। 62 दिन बीत गए, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं क्या तबाही। ये वॉर टूरिज्म ही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें उन देशों का सबसे पहले दौरा करना शुरू किया है जहां की सरजमी से अगर कुछ बात निकलेगी तो इसका एक बड़ा परिणाम आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी पर भारत चलता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन इन दो देशों को किस तरह से करना है, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, वो जो बारीक लाइन जिसे अमेरिका और उनके पश्चिमी देशों के संगठन जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है भारत के सामने, उसे एक्सप्लेन करने का, रखने का। भारत वॉर टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा है। बेल साहब, देखिए लावनी जी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही इंट्रिकेट और इन डेप्थ है, और जो जनरल साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं उसी का बेस रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट, अगर आप देखें, मैं आपके साथ सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा और 3-4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है मिन्स्क एग्रीमेंट 1 और 2। कौन से देश थे जिन्होंने बहुत एनकरेज किया था इसलिए? फ्रांस और जर्मनी। और किसने उस एग्रीमेंट को नहीं माना? यूक्रेन। कहां पे 14,000 लोग मरे? डॉनबास एरिया। कहां पे नाजिफिकेशन हुआ? डॉनबास एरिया में, मारियोपोल में और एज़ोव बटालियन की। तो अगर अहम कंट्रीज जिन्होंने उस टाइम पे पीस रोल प्ले किया था वो थे फ्रांस और जर्मनी, और ये दोनों देशों में जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है। दूसरा टाइमिंग है 2 से 4 मई। अगर आप देखें, रशिया ने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड एक लिमिटेशन बनाई है 9 मई की कि अपना विक्ट्री डे तक उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और काफी हद तक वो अचीव कर चुका है। डॉनबास का एरिया नियरली लिबरेट कर चुका है, मारियोपोल उसके नियर कब्जे में है, खेरसोन उसने ऑक्यूपाई कर लिया, क्रीमिया तक लिंक बन गया। तो अगर 9 मई तक वो अपना सीज फायर कर सकता है, और ये सही समय है भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जाने का, दोनों देशों को एनकरेज करने का कि अब वेपन्स जो है, अगर आप देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो राइसीना डॉलर में बोला था कि वेपन देना एक अलग बात है, लेकिन लड़ाई को रोकना, युद्ध को बंद करना शुड बी दी प्रायोरिटी ऑफ एवरी कंट्री। और भारत हमेशा से ये बोलता आया है, और ये उन्होंने बहुत क्लियरली और सबको स्पष्ट करके बताया है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक रोल आएगा कि अगर वॉर रोकना है तो फ्रांस और जर्मनी बहुत अहम कंट्री चाहिए। चौथी बात, अगर हम देखें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय ये 2 देशों में जब जा रहे हैं तो अपने साथ में ये दोनों देशों के जो लीडर हैं अभी नए बने हैं। शॉल्ट्स जो हैं वो दिसंबर में इलेक्ट हुए थे, वो पहली बार शायद बन रहे हैं चांसलर, और दूसरा जो है मैक्रोन साहब दूसरी बार बने हैं और अभी इलेक्ट हुए हैं। तो दोनों के दोनों नए हैं, दोनों के दोनों एश्योर्ड है कि नेक्स्ट कुछ सालों तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और अब वो अपनी जो डायरेक्शन है वो अपने देशों की दे सकते हैं विदाउट कंपल्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, ये वॉर टूरिज्म कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रशिया चाहे तो उसने क्यों नहीं इनका रेल नेटवर्क को तबाह किया? अगर कोई भी मिलिट्री प्लानर है, और जनरल साहब से बड़ा कोई प्लानर यहाँ बैठा नहीं है, वो आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले हम रेलवे लाइंस को हिट करते हैं, रेलवे नोड्स को हिट करते हैं, उससे ही तो ट्रेस जाती है आपकी पूरी ये इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स और टैंक्स को लेके। उनको क्यों नहीं हिट किया रशिया ने अभी तक? और दूसरी बात है, जब ये वॉर टूरिज्म कर रहे हैं, जब पोलैंड, यहाँ पे 2 चीजें एस्टोनिया, जी, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें लोग आए थे
जी बैल साहब, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन क्योंकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है इसीलिए मैं केके सर के पास पहले जाऊंगी, फिर नेक्स्ट वॉर ब्रेकिंग पे चलेंगे। केके सर देखिए, जिस ब्रिज की बात हो रही है अगर देखा जाए तो फिर तो अजोव में जिस तरीके से अजोव सी पर जो ब्रिज था, यूक्रेन कहता है कि हमने जानबूझ के उसे ध्वस्त कर दिया, रूस अपने तरफ से कह रहा है नहीं हमने उसे टारगेट किया है। तो टारगेट तो कर दिया गया है, बट टारगेट किसकी तरफ से किया गया है ये तय नहीं हो पा रहा है। देखिए लावनी जी, जो उसकी सही आकलन है कि रशिया जब कहता है कि हमने उसको उड़ाया है तो उसका कारण क्या है। देखिए, जब आप मारियोपोल के अंदर में सीएवएजॉव के ऊपर में जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह। देखिए क्या है, जो यदि आप देखेंगे साउथ ईस्ट की तरफ में जो इनकी आयरन की फैक्ट्री की बात हो रही है जी, वो जो आयरन की फैक्ट्री है वो साउथ ईस्ट में है और वो उस ब्रिज से उनकी सप्लाई चलती थी और वही रास्ता था निकलने का। तो उसको पुतिन साहब ने ये आदेश दिया अपने सैनिकों को, आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया को चाहिए। एक तो वहां पर लैब की बात कर रहे हैं, एक टनल है जिसको 404 वो बेस कहते हैं, वो उनको चाहिए। वहां पर जो अजॉव बटालियन के जो नाजिफिकेशन है उसके प्रूफ चाहिए उनको। बहुत सारे लोग मारे गए हैं जो रशियन ऑरिजिन के हैं, वो वहां पड़े हैं, इसलिए चाहिए। तो उनको कट ऑफ करने के लिए तो मैं ये मानता हूं कि इसकी टारगेटिंग जो है वो तो रशिया ने किया है 100%, क्योंकि ये खुला रखना चाहते थे, ये उनका स्केप रूट था। तो स्केप, और वहां पर 250 से ज्यादा देशों के लोग हैं जी, यानी ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन जो दावा कर रहा है इट इज अगेन अ वॉर प्रोपेगेंडा। रशिया ने जो किया उसे कहीं ना कहीं से उस पर पानी डालने के लिए फिर से वॉर प्रोपेगेंडा हो रहा है। बहरहाल इन सबके बीच में एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आ रही है। सीधे जेंटलमैन हम चलेंगे अब वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ। आइए रुक कर लेते हैं वॉर ब्रेकिंग का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग है जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन संकट पर बड़ी बैठक हुई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री समेत अमेरिका की अगुवाई थी। दरअसल 40 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें बड़ी बैठक की और लड़ाई में यूक्रेन को मदद देने के लिए एकजुट है दुनिया भर के देश। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, 40 देश, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पुतिन एक तरफ है और 40 देश एक तरफ है, यानी पुतिन की एनिमीज, उनकी दुश्मन की खेप बढ़ती जा रही है। भारी हथियारों से लैस करेंगे यूक्रेन को सीधे सीधे। ये जो मीटिंग हुई है जर्मनी में, भारत में जर्मनी का दौरा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री देखिए, और जर्मनी में ही अमेरिका की अगुवाई में अगर लगातार ये बैठकें हो रही है और इस बैठक में यूक्रेन को हथियारों से लैस करने का फैसला लिया जाता है तो ये इस कड़ी में बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अब भारत की भूमिका जो होने वाली है, क्या जर्मनी समेत ये देश इन बातों को मानेंगे। तो देखिए वॉर ब्रेकिंग के साथ ही आइए आपको बताते हैं, सुना भी देते हैं कि किस तरीके से जब ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद यूक्रेन को भारी भरकम हथियार देने के लिए तय कर लिया गया है। तो क्या कुछ कहा गया है अमेरिका की तरफ से, आइए जल्दी से सुन लेते हैं। लॉयड ऑस्टिन क्या कहते हैं? To set us up for what I believe will be a very, very good session today. So thank you all for rallying so quickly for this historic meeting of the Ukraine Defense Consultative Group. It is an extraordinary gathering with more than 40 countries represented here today. And we're here to help Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion and to build up Ukraine's defenses for tomorrow's challenges. As you know, I came here after traveling to Kyiv with my friend, Secretary of State Blinken. We had a warm and candid एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल की तरफ चलते हुए केके सर, जिस तरीके से अब अमेरिका की अगुवाई में ये सीधे सीधे जर्मनी की सरजमी पर ही 40 देश एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और कह रहे हैं भाई यूक्रेन को तो हम हथियार देते रहेंगे और ज्यादा मजबूत हथियार देंगे और ज्यादा हम हाईटेक हथियार देंगे। लेकिन ऐसे समय में वो जर्मनी जो ये एक तरफ तो यूक्रेन के इस युद्ध में, यूक्रेन और रूस में यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। वो ये भी जानता है कि गैस आपूर्ति अगर बाधित हो जाती है रूस की तरफ से तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जर्मनी को। क्या ऐसी परिस्थिति में ये जो 40 देश एक साथ आए हैं, क्या वाकई इनमें इस गठबंधन में कोई मजबूती नजर आएगी या फिर गांठ पड़ेगी?
देखिए, रैमस्टन के अंदर में जो डायलॉग है उसके अंदर में 40 देश कौन से हैं? 30 तो नेटो के हैं और जो 10 बचे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, जो नेटो के हिस्सा नहीं है मगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये ट्रांस अटलांटिक है, जो आप ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं वहाँ के देश हैं। इसके अलावा कोई नहीं, कोई वेस्ट एशिया का कोई देश नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये तो नाटो का एक गठबंधन है जहां पर बातचीत हो रही है और उनका ये मानना है, नाटो ने डिसीजन तो लिया ही है कि इनको हथियार देंगे। देखिए, ये इस गठबंधन का जो बातचीत हो रहा है और जो आप, इसमें बहुत बड़ा दरार है। आप देखिए, आज ही पोलैंड को और बुल्गारिया को उन्होंने, रूस ने ऑयल एंड गैस देना बंद कर दिया। अभी तो शुरू हुई है खेल और उन्होंने कहा है कि उसको रूबल में नहीं देते हैं। पोलैंड लगा हुआ दे, बुल्गारिया उसके ऊपर, लेकिन पोलैंड और बुल्गारिया दोनों ने नी डाउन कर दिया सर। फिर से ये आपूर्ति होने लगी बिकॉज उन्होंने नी डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि ओके फाइन, रूबल में ही करेंगे, यानी जिस इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही थी, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सर। यस, तो देखिए ना, नी डाउन सारे करेंगे। आप देखिए, इनके पास जो ये परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर चीजें हैं। ये जो सप्लाई चेन है, अभी तो सप्लाई चेन गैस एंड ऑयल की बात हो रही है ना, भुखमरी के त्रासदी हो जाएंगे वहां से, इस इलाके से। और जो वहां पर यूक्रेन है, जो उनके एक, मेरे ख्याल से एक कॉमेडियन नेता हैं जो उनके हाथ के कठपुतली बने हुए हैं, अदरवाइज वो उनका ब्रेड बास्केट है, वो ब्रेड बास्केट पूरा बर्बाद हो चुका है आज। लावनी जी, आने वाले समय में जितना लंबा चलेगा, देखिए पुतिन का कुछ नहीं होने वाला, वो उन्होंने तो सुनियोजित कर लिया है। देखिए, ये 64 डेज है, मोर देन $85 बिलियन एक्स्ट्रा उनकी कमाई हुई है, क्योंकि ऑयल के और गैस के दाम बढ़ गए। अब उनको उनके ही रूबल में भुगतान हो रहा है। दूसरा, वो करेंगे जर्मनी और फ्रांस के ऊपर, और जर्मनी और फ्रांस जो कह रहे थे कि नॉर्मल जो स्ट्रीम 1 और 2 को भी सर्टिफिकेशन देने की बात हो रही है। वो तेल का गैस बढ़ाना चाहते हैं। टैंकरें जो कि फ्लैगशिप लगा के आ रही है दूसरे देशों की, पूरे रशियन ऑयल जा रहे हैं बड़े बड़े दामों, और ये कंट्रीज खरीद रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी बहुत दिन नहीं चल सकता। ये प्रॉक्सी, और देखिए, जैसा जी प्लीज कंटिन्यू। जी, हमारे जैसे बहल साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ी बात करें, अभी तक किसी भी लाइफलाइन को रशिया ने हिट नहीं किया है। वो लबलीब से लेकर के आपका जो कीव तक जो रेलवे लाइन आती है, सिंगल रेलवे लाइन, उसको कभी भी ध्वस्त कर सकता है, मगर वो अपने ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। वो एब्सोल्युटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। वो कहता है आओ करो, देखिए इसीलिए कर रहा है। इसीलिए देखिए, आप लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, बहल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि मुझे याद है इस डिबेट्स को करते हुए, इस पूरे युद्ध को कवर करते हुए आप लोगों के साथ बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे अतिथि भी हमारे बीच आए जिन्होंने कहा कि लावनी, आप जेलेंस्की को लेकर कॉमेडियन वर्ड इस्तेमाल मत करिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये था कि क्यों जेलेंस्की को कॉमेडियन कहा जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी की बात हर कोई करता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी को समझता कौन है? रूस का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतिन, जो केजीएफ के एक ऑफिशियल भी रह चुके हैं, उनको सारी स्ट्रैटेजी पता है। लेकिन यहाँ पे पुतिन अगर राष्ट्रवाद के साथ हैं तो जेलेंस्की की एक जिद है, और इसीलिए अब जब जेलेंस्की को बीच में रखकर ये 40 देश जो नाटो और गैर नाटो देश हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं भाई हम और ज्यादा हम यूक्रेन को सप्लाई करेंगे, तो हाउ वुड यू असिस्ट इट? ये बस क्या प्रोवोकेटिंग है या फिर वाकई इसका कोई इंपैक्ट होगा? और अगर इंपैक्ट होगा तो फिर भारत का रोल किस तरह से होगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले चीज है कि जब वो कहते हैं कि हम देंगे, तो इसमें कौन से कंट्रीज इंस्टिगेट कर रहे हैं? सबसे पहले अमेरिका और उसके साथ साथ ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन जो है वो स्पोक्स पर्सन है। ब्रिटेन तो यहाँ तक अमेरिका का स्पोक्स पर्सन है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि फाइटर प्लेन्स भी दीजिए, टैंक्स भी दीजिए, हम सब कुछ देंगे और हैवी वेपन्स भी देंगे। तो ये बात कहनी उनकी बिल्कुल सही नहीं है। ब्रिटेन का क्या रोल है? वो 4% गैस लेता है रशिया से, 8% क्रूड देता है। वो एक स्कैंडल में फंसा हुआ उनका प्राइम मिनिस्टर और काफी फ्लैग खींच रहा था। अब वो अपने आप को एक राष्ट्रवादी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस को लेके जाते हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें, इन 2 कंट्रीज को हटा दीजिए, और पोलैंड भी एक कंट्री है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज जो है वो कोई अग्रेसिव नहीं है। जर्मनी को 55% गैस लेनी और वो कोई और तरीका कर भी नहीं सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जनरल साहब ने कही थी, 10 कंपनीज
10 कंपनीज ऑलरेडी गैसप्रॉम गैसप्रॉम के साथ उन्होंने डील साइन कर ली है कि हम आपको रूबल कहेंगे तो रूबल में देंगे, अकाउंट खोल लिया हमने। इसका मतलब है कि जर्मनी और फ्रांस जो 24% गैस देता है, और छोटी छोटी कंट्री जैसे मोल्डोवा, बोस्निया हर्जिगोविना, वो तो 100% देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबके ऊपर प्रेशर है कि अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो डेवलपिंग वर्ल्ड तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि क्रूड प्राइसेस हाई रहेंगी। जो ग्रेन्स हैं, जो दो कंट्रीज थे रशिया और यूक्रेन, जहां से जो कहते हैं ब्रेड बास्केट जैसे कहा जा रहा था यूक्रेन को, और रशिया सबसे लार्ज ग्रेन प्रोड्यूसर है, कोयला प्रोड्यूसर है, गैस प्रोड्यूसर है, और तीसरा लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो ऐसे देशों में नुकसान कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में नुकसान होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, नुकसान होगा एशिया में। इसी वजह से भारत ने बहुत अच्छी चीज की है, वो शायद किसी को नहीं पता चली। आज से कुछ महीने मुझे लगता है भारत इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्रेड बास्केट, क्योंकि जिस तरीके से मिस्र के साथ हुआ है, और अब अभी भी भारत कह रहा है कि हम दुनिया को भूखे पेट नहीं सोने देंगे, हम खाना खिलाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है। बिल्कुल, रिजर्व बहुत है हमारे पास। और हमने रशिया के साथ व्लादिवोस्टोक, चेन्नई से व्लादिवोस्टोक का एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये तेल बाल्टिक सी से आता है तो इसकी कीमत कहीं ना कहीं 1.5 टाइम हो जाती है, और जो डेज हैं वो 40 दिन हो जाते हैं जब हम तेल को लेके आते हैं। और जब हम डायरेक्ट लिंक बनाते हैं चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक, तो वो 24 दिन में हम ला सकते हैं, और तेल की कीमत, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारत ने पहले से सोच के अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, और ये युद्ध शुरू होने से पहले से शुरू हो गई थी ये डील। आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो ये है कि ये जो 40 देश में से अगर आप कुछ देश निकाल लें, 3-4 देश, बाकी कोई देश जो है ना वो नहीं चाहता युद्ध हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका जो कहर होगा गैस का और ऑयल का, जो इसका 41% यूरोप की पूर्ति करता है, वो यूरोप के ऊपर होगा। और हर विश्व युद्ध में यूरोप बैटल ग्राउंड बना है, और यूरोप की ही तबाही हुई है। तो अगर ये वॉर खिंचता है और फिनलैंड के ऊपर आ जाता है या दूसरे देश ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूरोप तबाह और बर्बाद की रास्ते पे चल रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ये दिखना चाहिए, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मुझे पक्की श्योरिटी है वो जर्मनी और फ्रांस को एनकरेज करेंगे कि जैसे उन्होंने मिन्स्क एग्रीमेंट किया था, उसी तरीके से अब भी वो कोई रोल प्ले करे रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, लेकिन के सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब इस पूरी परिस्थिति के बीच ये भी बनता है कि युद्ध ने एक चीज सिखा दी कि आपको अपने पैरों पर अब खुद खड़े हो जाना चाहिए। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने डिसीजंस, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्राथमिकता देना है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि भले ही रूस के ऊपर डिपेंडेंसी है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, अब उनमें एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि हम रूस पर डिपेंडेंट हैं, हम कोई ऑप्शन ढूंढें, हम ऑप्शन की तलाश करें। तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 2030 तक कुछ चेंजेस आएंगे, रूस के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसी जो परिस्थितियां बन रही हैं। तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या उस ऑप्शन में भारत नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है? देखिए, भारत नेचुरल, देखिए क्या चीज है, आप हमें ये समझना पड़ेगा, जो आपके सवाल के जवाब हैं। जब डिपेंडेंसी होती है और एक सेल्फ सफिशिएंसी, दो चीजें हैं। आप जब डिपेंडेंट किसी चीज पे, चाहे आप ऑयल में हो, फूड के ऊपर में हो, जो जीवन की चीजें हैं, मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के दुनिया में बहुत, जो कि भारत उसकी फार्मेसी बन रहा है। दूसरा है आपका एनर्जी, क्योंकि पूरे डिपेंडेंसी एनर्जी पे है। जब आपका देखिए 2030 तक हमने ये कहा है कि पूरा का वर्ल्ड और इंडिया बहुत तेजी से, और फ्रांस जहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां से हमारा समझौता है, जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें सोलर है, जिसमें विंड एनर्जी है, उसके अलावा ये बैटरी वाला जो लिथियम की जो है, वो जो चीजें हैं जो इंडिया के अंदर में, वी विल बी सरप्लस। और ये जो ग्रिड आज बात होती थी ना, जो सप्लाई की, तो हम वी विल बी एबल टू सप्लाई। ये जो आपकी सोलर एनर्जी हमारी फॉर्म्स बन रहे हैं, हम तो अपने देश को तो करेंगे ही, हम पूरे विश्व के अंदर में ये सप्लाई करने वाले भी बन सकते हैं। और देखिए हम फार्मास्यूटिकल में, उसके अलावा क्या चीज होती है, आपकी सेनाएं, जो सेनाएं ताकतवर हों, और जी हमारे जो, और जनसंख्या, इसको हम जनसंख्या बल को हम जब मानते थे, उसको हम अपना नेगेटिव फैक्टर, जब हमने पॉजिटिव में इसको ले लिया कि हमारे जो 1.4 बिलियन 5 बिलियन लोग हैं,
जो कि एक्चुअली ग्राउंड पे 1.6 बिलियन है, 7 बिलियन है पूरे वर्ल्ड की आबादी, कोई कहता 8 बिलियन, उसके अंदर में 1.7 65% यूथ जो है पूरे विश्व के अंदर में आने वाले 10 सालों में, ऐसा माना जाता है कि ये नहीं कि केवल उन नहीं कि आप केवल माइक्रोसॉफ्ट में हो, यहाँ हर एक चीजों में देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी भारतीय मूल के लोग बन सकते हैं और बन रहे हैं उन ओहदों में। तो देखिए आज के दिन में नेचुरल है, कुछ भी आप केवल आप फोकस कीजिए नेशनलिज्म के ऊपर में। हम जो बात करते हैं कि घेरू, जब लोकल से वोकल की बात करते हैं, हम अपने ओन चीजों के उत्पादन, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं बहुत इन चीजों का देखता हूँ, जानता हूँ, उसके साथ जुड़ा भी हूँ। भारत अपने रक्षा जो हमारा अपना नीड है विदिन 5 to 7 मिलियन सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं। और हम पूरे बिल्कुल सर, यानी ये स्पष्ट है, यानी राष्ट्रवाद के साथ जब हम आत्मनिर्भर होते जाते हैं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, तो फिर एक अकल्पनीय तस्वीर बनती है और भारत के साथ यही होने वाला है। और इसीलिए दुनिया भर के देश भारत की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं। चलिए इन सबके बीच एक और बड़ी आज की आखिरी वॉर ब्रेकिंग जल्दी से रुक कर लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण वॉर ब्रेकिंग है ये, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को धमकी दे दी है, यूक्रेन को मदद देने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, जरूरत पड़ने पर परमाणु बम का उपयोग भी हो सकता है। यूक्रेन को साथ देने वाले देश को बख्शा नहीं जाएगा, पुतिन ने सीधे सीधे बोल दिया। एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोवोकेटिंग कंट्रीज बन चुके हैं, जो यूक्रेन को निरंतर हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वो दरअसल सीधे सीधे रूस के साथ युद्ध में है, और ऐसे पश्चिमी देशों को हम बख्शने वाले नहीं है। पुतिन किस तरीके से ये बड़ा बयान देते हैं, जरा पुतिन के शब्दों में सुनते हैं और फिर चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के पास। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу... क्योंकि सर पुतिन कह रहे हैं हम शेख ही नहीं भगा रहे हैं, हम कर सकते हैं और बिजली की तेज गति से करेंगे। ये स्टेटमेंट इज इट प्रोवोकेटिंग या फिर इसमें कुछ रियल टाइम को देखते हुए कुछ रियलिटी भी है? देखिए प्रोवोकेशन नहीं है ये, आप उनकी चेतावनी, उनको गीदड़ धमकी ना सुनिए। देखिए ब्रह्मास्त्र का यूज करने की बात महाभारत में आई, और ब्रह्मास्त्र वही होता है जो आपका न्यूक्लियर वेपन का जो एक हम कहते हैं ना, ये न्यूक्लियर वेपन यदि बनाया गया है तो इसका यूज भी हुआ है हिरोशिमा नागासाकी। तो ये कहना ठीक है, ये माना जाता है कि इसमें कोई विनर नहीं होता। और पुतिन खुद कहें, और 16 जून में कहें जब वो बैठे थे जेनेवा के अंदर में और जो बाइडेन साहब आए थे, उन्होंने कहा है इसमें आई विल नेवर यूज इट, बट वो क्या कहते हैं हमारे पास घातक है, हाइपरसोनिक चीजें हैं वो। और देखिए उन्होंने कहा है हमको भालू को मत छेड़ो। तो वो जो ये कह रहे हैं तो उनको इसकी गीदड़ धमकी ना लें। उन्होंने कहा था यूक्रेन में कि रेड लाइन है, प्लीज डोंट क्रॉस इट, आप करेंगे तो, और उन्होंने किया। तो मेरा ये मानना है कि सही है, और इसको हम उनको कहें कि ये पागलपन है, ये पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। विश्व बर्बाद नहीं होता ऐसे। क्या हिरोशिमा नागासाकी में गिरा दिया तो दूसरे ने पूरा विश्व युद्ध कर लिया इसके ऊपर? विश्व युद्ध क्या होगा? आप मारेंगे दूसरे को। ये चीजें उनको लोगों को समझनी चाहिए, गीदड़ धमकी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्होंने परमाणु की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा कि ये परेड रिपब्लिक डे के परेड के लिए नहीं बनाया जाता इन चीजों का, मिसाइलों का। ये बनाया जाता है जब देश का सब चीज अब फेल हो जाए, जब नेशनलिटी इंटरेस्ट के ऊपर में आए, आपके लोग इतने आपको तंग करें। और पुतिन क्या मांग रहे हैं? उन तो ये कह रहे हैं ना, एक छोटी सी बात है, प्लीज हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान दीजिए और हमारे रेड लाइन को मत आइए। हम आपको तेल देते हैं, हम आपको गैस देते हैं, हम आपको फूड देते हैं। इंडिया से आपको मेडिसिन आ रही है, तो आप तो ये लेना चाहते हैं छीन कर। बिल्कुल, मगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। दिस इज ऑल अबाउट
सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का मसला है सीधे सीधे। और जब किसी सिक्योरिटी पर, नेशनल सिक्योरिटी पर आघात होता है तो वो देश प्रतिघात करता है, जैसा रूस कर रहा है। रूस ने, बेल साहब लास्ट कमेंट आपका, रूस ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, हाउ वुड यू असिस्ट इट? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूस देखिए ये स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन रूस के अंदर इंटरनल सैबोटाज बढ़ रहा है, ये भी कहा जा रहा है साथ साथ। देखिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी। सबसे पहले चीज है कि अगर 40 देश ये बोलने लग जाते हैं कि हम हथियार देंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो देश जो है वो वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं विश्व युद्ध होने वाला है। विश्व युद्ध तो हो चुका है। अगर 40 देश एक देश के पीछे पड़ जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली पड़े या मिलिटरली पड़े या किसी को आर्म करें, तो ये एक विश्व युद्ध है। और इसी वजह से रशिया ने क्लियरली कहा है कि अगर आप कोई भी फिजिकली ज्वाइन करोगे इस युद्ध के अंदर, तो हम परमाणु वेपन और अपने हाइपरसोनिक जो सिस्टम्स है विद मर्व्स और उसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अटैक कर सकते हैं। रशिया 4 केसेस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, ये उनकी डॉक्ट्रिन में है। सबसे पहला केस है उन पे परमाणु युद्ध हो, परमाणु वेपन गिराया जाए। दूसरा है कि उनके रिटेलिएटरी सिस्टम जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या जो उनकी स्टोरेज साइट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, उस पे अटैक किया जाए। तीसरा, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है जिसमें न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, उसके ऊपर। और चौथा और आखिरी, अगर रीजनल वॉर होता है जिसमें रशिया हार सकता है, तो वहां पे वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। ये उनकी डॉक्ट्रिन में है। और यही चीज लैवरोव और यही चीज पुतिन बहुत क्लियरली अमेरिका, इंग्लैंड और उन सब देशों को कह रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली मैसेज है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से पुतिन ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, वैसे अमेरिका और उसके साथ अमेरिका की अगुवाई में जो पश्चिमी देश है उनका भी एक ऑब्जेक्टिव है, व्यापार बढ़ाना है, हथियारों का व्यापार, यानी दुनिया पर हथियारों का जखीरा एक तरह से तोप देना। लेकिन इन सबके बीच, क्योंकि भारत की हम बार बार बात कर रहे थे, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, विश्व शांति का फॉर्मूला भारत के पास, किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या रहेगी, ये समझाने की कोशिश की हमारे आज के गेस्ट ने। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया। अब 2 और 3 पर सबकी निगाहें, यानी 2 मई और 3 मई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत जब खासतौर से फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क की सरजमीन पर भारत के प्रतिनिधि होंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे विश्व शांति का फॉर्मूला लेकर, क्या सीधे सीधे इसी यूरोप दौरे से अब कहा जा सकता है कि 9 मई जो तय किया था पुतिन ने, लेकिन उस 9 मई की तारीख में द एंड करने की रणनीति भारत तैयार करेगा और 9 मई तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस पर सभी की निगाहें फिलहाल वॉर जोन में। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।